Assalamu alaikum students, how are you? During this meeting I am going to discuss about chapter number 4, which is about managing, leading, coaching and motivating. During this presentation I am going to discuss the first two components, which is managing and leading. This is the outline of the presentation. First the learning objective, then the introduction to the concepts of the leadership, what is leadership, what are different models and approaches, what is transactional leadership, charismatic leadership and transformation leader. What are the newer perspectives on leadership, contingency-based, leader as servants, and the postmodern? Then the leader as a coach and a motivator, coaching competencies, motivation, opponent process theory of leadership, content and the process, and positive leadership and the culture. This slide I'm going to discuss in the next video. These are the learning objectives. After completing this topic, you will be able to define what is meant by the leadership, critically evaluate the main approaches to the leadership theory, identify newer perspectives on leadership including the servant model, understand the assumption underlying motivation theory and the relevance to leadership and coaching, appreciate the growing importance of the positive psychology and building positive capital through authentic leadership. Now first, before I start discussing about the concept of the leadership, a word from Plato. The heaviest penalty for declining to rule is to be ruled by someone inferior to yourself. वैसे तो लीडरशिप का ये कॉन्सेप्ट है जो कि बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा लगता है, लेकिन आप जिन लीडर्स को लीडर मानते हैं, लीडर सोचते हैं, अगर देखें तो मुख्तलिफ किस्म के लीडर्स हैं। और एक किसी प्रेजेंटेशन के अंदर लीडरशिप के तमाम प्रोसेसेस को, लीडरशिप के तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करना जो है वो आसान नहीं है। बहरहाल ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि जो कि कॉम्प्लेक्स भी है, कंफ्यूजिंग भी है, कॉन्ट्राडिक्टरी भी है, और बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर लिखा है। पहली बात तो लीडरशिप के हवाले से लोगों के डिफरेंट ओपिनियंस हैं। जिस तरह लीडरशिप क्या ट्रेड प्रोसेस है, क्या लीडरशिप कोई बिहेवियरल प्रोसेस है, क्या लीडरशिप कोई पर्सनैलिटी करेक्टरिस्टिक्स है, क्या लीडरशिप सिचुएशनल है, क्या लीडरशिप जो है वो डिपेंड करती है लीडर की और मेंबर की इंटरेक्शन के ऊपर, क्या लीडरशिप जो है सोशली कंस्ट्रक्टेड कॉन्सेप्ट है, और क्या कोई ऐसा कॉन्सेप्ट लीडरशिप का एग्जिस्ट भी करता है कि नहीं करता है, या फिर ये मेंबर्स की कंस्ट्रक्शन है कि वो लीडरशिप के कैरेक्टरिस्टिक्स को आइडेंटिफाई करते हैं और दिखाते हैं। तो इस चैप्टर में तो इन कॉन्सेप्ट के हवाले से बात की जाएगी, और साथ ये बात भी की जाएगी कि कॉन्सेप्ट ऑफ कोचिंग क्या है, सेल्फ लीडरशिप क्या है, मोटिवेशन क्या है, और कुछ पॉजिटिव psychological perspectives on leadership that argue that leadership should primarily be about inspiring and fostering positive change. तो ये एक बड़ा टॉपिक है लीडरशिप के हवाले से। इसका इंट्रोडक्शन है कुछ थ्योरीज के हवाले से, वो मैं कवर करूँगा इस प्रेजेंटेशन में। तो पहली बात है, व्हाट इज़ लीडरशिप। तो कॉलिन्स की अगर डेफिनेशन देखी जाए लीडरशिप के हवाले से, तो लीडर एट एट पर्सन हु रूल्स, गाइड्स और इंस्पायर अदर, and the process of leading as to show the way by going with or ahead to serve as a means of reaching a place. यानी लीडर वो है जो कि रूल करता है, गाइड करता है और इंस्पायर करता है, और जो प्रोसेस ऑफ लीडिंग है वो रास्ता दिखाने के से मुराद है। आगे जाने का रास्ता कहाँ है, चीज जगह पे पहुंचने का रास्ता जो है उस दिखाने के प्रोसेस को हम लीडिंग कहते हैं। ये एक सिंपल सी डेफिनेशन है, क्योंकि ये उन कॉम्प्लेक्सिटी को नहीं बता रही जो कि सोशल रिलेशंस जो लीडर और फॉलोअर के दरमियान होते हैं और जिस एनवायरनमेंट के अंदर ये लीडरशिप का प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को ये हाईलाइट नहीं कर रही है। बहरहाल कैट्स एंड कहन की लीडरशिप की एक डेफिनेशन है और सिंपलेस्ट है। इन इट्स सिंपलेस्ट डेफिनेशन, लीडरशिप इज द प्रोसेस ऑफ डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, मोटिवेटिंग and inspiring staff towards the realization of stated organizational goal. तो लीडरशिप की जो डेफिनेशन है वो प्रोसेस ऑफ डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, मोटिवेटिंग एंड इंस्पायरिंग स्टाफ टुवर्ड द रियलाइजेशन ऑफ द स्टेटेड गोल्स।
अब जो लीडर होगा वो ऐसा पर्सन होगा जो लोगों को इंस्पायर करेगा, लीड करेगा एज अ रूलर, और फैसिलिटेट और गाइड करेगा एज अ कोच एंड अ मेंटर। तो एज अ एट्रीब्यूट ऑफ ए पोजीशन, एज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए पर्सन एंड एज अ कैरेक्टर ऑफ ए बिहेवियर, तो आप ये देखें कि लीडर की डेफिनेशन के अंदर जो है वो इन चीज़ों को शुमार किया गया है कि ये पोजीशन का भी एट्रीब्यूट है, कैरेक्टरिस्टिक भी है पर्सन का, और कैरेक्टर भी है बिहेवियर का। मोर ओवर लीडरशिप एक रिलेशनल कॉन्सेप्ट है, जिसका मतलब है कि एक इन्फ्लुएंसिंग एजेंट है, एक पर्सन है जो कि इन्फ्लुएंस हो रहा है। तो लीडरशिप कंसीव्ड ऑफ एन एबिलिटी इज अ स्लिपरी कॉन्सेप्ट। मतलब ये कि अगर आप सिर्फ इसको एबिलिटी समझें, पर्सन सेंटर्ड समझें, तो ये एक नामुकम्मल सी बात होगी, क्योंकि लीडरशिप के हवाले से ये बात है कि उसमें कुछ सिचुएशन भी होती है, और वो लोग भी होते हैं जिनको लीड करते हैं, वो भी उस लीडरशिप के प्रोसेस को जो है वो इन्फ्लुएंस करते हैं। तो लीडरशिप की पोजीशन जो होगी उसको हम देख सकते हैं एक प्रोडक्ट ऑफ वन पोजीशन एज अ सेट ऑफ पर्सनालिटी ट्रेट्स, एज अ सेट ऑफ ऑब्जर्वेबल बिहेवियर, as dependent upon the situation in which it is exercised, as well as contingent upon how the leader and the people being led react to and interact with each other। बहरहाल इसके अलावा भी कई कॉन्सेप्ट होंगे, लेकिन बुनियादी कॉन्सेप्ट आप देख लें, एक लीडर है, एक फॉलोअर है, और एक सिचुएशन है, एक एनवायरनमेंट है जिसके अंदर उनकी इंटरेक्शन हो रही है। बहुत सारी चीज़ें लोग लीडर के हवाले से बात करते हैं, लीडर की डेफिनेशन के हवाले से बात करते हैं, लेकिन ये तीन बुनियादी चीज़ें जो हैं आपको उनके अंदर कोई ना कोई एक चीज़ इनमें से हाईलाइट होती हुई नज़र आएगी। अब हम कुछ लीडरशिप की थ्योरीज के हवाले से बात करते हैं। अच्छा, लीडरशिप की ग्रेट लीडर प्लांट ट्रीज whose shade they know they will never sit in, एक ग्रीक प्रोवर्ब है। तो ट्रेड अप्रोच का मतलब है कि पीपल जो है ना, दे आर बॉर्न विद क्वालिटीज दैट आर स्टेबल अक्रॉस टाइम एंड सिचुएशन एंड विच डिफरेंशिएट लीडर फ्रॉम नॉन लीडर। लीडर और नॉन लीडर के दरमियान कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं लीडर में जो कि उसको नॉन लीडर से डिफरेंशिएट करते हैं। लीडरशिप डिपेंडेड ऑन सर्टेन फिजिकल फीचर एंड पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स, और ट्रेड थ्योरी वुड कंसिडर अ वाइड रेंज ऑफ डेमोग्राफिक वेरिएबल सच एज एज, जेंडर, हाइट, वेट एंड एथेंसिटी। और कुछ पर्सनैलिटी करेक्टरिस्टिक्स को भी देखा जाता है, जो कि आप देख सकते हैं ट्रेड अप्रोच टू पर्सनैलिटी के हवाले से। तो उनके अंदर कुछ करेक्टरिस्टिक को देखा जाता है कि वो लीडरशिप के हवाले से देखा जाता है। अगर हम हाउस की बात करें तो डिफरेंस बिटवीन दोज ऑफ अस हु इमर्ज एज आउटस्टैंडिंग लीडर एंड दोज ऑफ us who are always destined to follow in an undying drive for achievement, honesty, integrity, and ability to share with and to motivate people toward common goal। और ऐसे लोग जो कि उनके अंदर ये करेक्टरिस्टिक्स हों, नीड फॉर अचीवमेंट, ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी, उनके करेक्टरिस्टिक को समझा जाता है कि लीडरशिप है। ऐसे कुछ करेक्टर जैसे कॉन्फिडेंस है, इंटेलिजेंस है, क्रिएटिविटी है, इनको भी लीडर के करेक्टरिस्टिक्स माना जाता है। और बहुत सारे लोग समझते हैं ग्रेट पर्सन थ्योरी के, एक जो बड़ा इंसान होता है उसके अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उसकी पर्सनैलिटी के कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ खास होते हैं जो कि बाकी लोगों से मुख्तलिफ होते हैं। लेकिन बात यह है ट्रेड थ्योरी के हवाले से कि ट्रेड थ्योरी के अंदर एक कोई मुकम्मल लिस्ट नहीं है जिससे हम ये कह सकते हैं कि जनाब यही ट्रेड्स जो हैं लीडर्स के अंदर होते हैं। कई ट्रेड्स जो हैं कॉमन ट्रेड्स का वहाँ इत्तेफाक होना कि ये सारे ट्रेड्स यही ट्रेड्स होते हैं जो कि लीडर के अंदर हैं, इस पे इत्तेफाक नहीं है। और अच्छा, ये भी देखा गया है कि जिन लीडर्स को ऑब्जर्व किया गया है लीडरशिप की पोजीशन पे, उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उन्हीं को हाईलाइट किया जाए। अब अगर ज़्यादा मेल जो हैं वो लीडरशिप की पोजीशन पे हैं और मेल जो हैं वो टॉल हैं, तो आप कहेंगे जनाब मेल और टॉल ये दो कैरेक्टरिस्टिक हो गए लीडर की, क्योंकि आपकी ऑब्जर्वेशन उन्हीं ट्रेड्स की है। तो बहरहाल कुछ इसकी शॉर्ट कमिंग्स के बावजूद जो है ट्रेड थ्योरी जो है वो एक क्रिटिकल रोल उसने प्ले किया है लीडरशिप की थ्योरी की डेवलपमेंट के हवाले से, रिसर्च के हवाले से। और बहरहाल इसकी कुछ स्ट्रेंथ हैं, कुछ वीकनेसेस भी हैं लीडरशिप के हवाले से। तो क्या लीडरशिप सिर्फ ट्रेट ही है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। लीडरशिप के जो कुछ और रिसर्चर आए उन्होंने कहा कि लीडरशिप सिर्फ ट्रेट नहीं है, बल्कि लीडरशिप वो है जो लीडरशिप करता है, यानी लीडर व्हाट लीडर डू रादर देन ट्रेट्स दे हैव। तो और कुछ लोगों ने कहा कि लीडरशिप डिपेंड करती है सिचुएशनल फैक्टर के ऊपर, कॉन्टीजेंसी फैक्टर के ऊपर।
تو اب ہم ان ڈفرینٹ پرسپیکٹیو آف لیڈرشپ کو دیکھتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں بیہیوریل اسکول کا کیا کریکٹرسٹک، کیا ان کا اس کے حوالے سے بات ہے. اچھا، بیہیوریل تھیوری جو ہے لیڈرشپ از ناٹ کنسرنڈ ود دا ٹریٹس اور دا کریکٹرسٹک دیٹ میک سم ون اے سکسیزفل لیڈر. یہ کنسرن کرتا ہے صرف ود این آبزرویبل بیہیویئر. سو یو ایک بیہیوریل اسکول آف تھاٹ کے حوالے سے اگر لیڈرشپ کو دیکھا جائے تو اف یو ایکٹ لائک اے لیڈر اور یو ڈونٹ ایکٹ لائک اے لیڈر، تو یہ ایک امپورٹنٹ ڈپارچر ہے فرام دا ٹریڈ تھیوری. اور اس حوالے سے دو بڑے کریکٹرسٹکس ہیں جن کے حوالے سے دو بڑے یعنی کریکٹرسٹکس سے مراد ہے دو بیہیویئر ہیں جن کی آبزرویشن کو مد نظر رکھا جاتا ہے. ایک انٹریکٹنگ ود اینڈ ریلیٹنگ ٹو دیئر ادر ہیومن بینگس، اور دوسرا ٹاسک ایٹ ہینڈ اور دا ٹیکنیکل سائڈ آف دا ورک. اب یہ جو بیہیوریل دو اورینٹیشن ہیں تھیوری کے حوالے سے، یہ بنیادی اورینٹیشنز ہیں. جتنی بھی بیہیوریل تھیوریز آئیں اس کے حوالے سے بات ہوئی. کسی نے کہا کنسرن فار امپلائی، کسی نے کہا کنسرن فار پروڈکشن، کسی نے کہا ٹاسک اورینٹیشن، کسی نے کہا پیپل اورینٹیشن. اس حوالے سے ہم ایک ماڈل ڈسکس کر لیتے ہیں. بلیک اینڈ مارٹن کا ماڈل ہے، 1985 کے اندر ماڈل آیا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایکس ایکسس پہ کنسرن فار پروڈکشن آپ کو نظر آ رہا ہے، جبکہ وائی ایکسس پہ کنسرن فار پیپل نظر آ رہا ہے. اور آپ کو 9 نمبرز نظر آ رہے ہیں، اور ان کے مختلف کمبینیشن کی صورت کے اندر آپ کو ایک لیڈرشپ کا بیہیوریل سٹائل جو ہے وہ انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیا. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جس طرح ایک پرسن کو کویشچنر دیا جائے اور اس کویشچنر کے رسپانس میں اس پرسن کو اس یعنی کہ جو لیڈر ہوگا اس کے پرسن کو ایک اس کی لیڈرشپ سٹائل کو بیہیوریل پرسپیکٹو سے ایک ڈائمینشن کے اندر رکھا جائے. تو آئیڈیل پوزیشن دیکھا جائے ٹو بی ہائی آن کنسرن فار پروڈکشن، کنسرن فار پیپل، اور جس کو بلیک اینڈ مارٹن ٹیم مینجمنٹ بھی کہتے ہیں. لیکن بہت کم لوگ ہیں جن کا 9 اسکور آتا ہو دونوں کے حوالے سے ہی. تو ایک آئیڈیلسٹک پوزیشن ہے گریڈ کے حوالے سے. اسی طرح جو لیڈر اسکور کرتے ہیں 1-1 آر سیٹ ٹو پریکٹس impoverished management because they lack a concern for both people and production, so their ability to manage will be quite poor. Other styles include country club management 1-9, where there is a high concern for people while the concern for production is forgotten or ignored, so people being happy and having fun is more important than getting the job done. تو یہ ایسا پرسن ہے جس کا کنسرن فار پیپل تو بڑا ہائی ہے، بڑا اچھا ہے، بڑا مزہ آتا ہے کام کر کے اس کے ساتھ، لیکن کام کے اوپر اس کی جو اورینٹیشن ہے وہ کم ہے. پھر آپ دیکھیں کہ پرسن میں بھی کنسرنڈ ود اونلی پروڈکشن، اور وٹ بلیک اینڈ مارٹن کال ٹاسک مینجمنٹ، جس کو 9-1 بھی کہا جاتا ہے. تو دیر از اے مڈل آف دا روڈ مینجمنٹ بھی ہے جس کو 5-5 کہا گیا ہے. تو یہ مینیجیریل گریڈ کہلاتا ہے. اور یہ جتنی میجر لیڈرشپ تھیوریز ہیں یہ ایمفسائز کرتی ہیں کنسیڈریشن کے حوالے سے کہ لیڈر کتنا کنسیڈریٹ ہے اپنے سبارڈینیٹ کی فیلنگ، نیڈ، کنسرن کے حوالے سے، اور کتنا وہ کنسرن ہے انیشیٹنگ اسٹرکچر کے حوالے سے ٹو ایکسٹینڈ ٹو وچ لیڈرز آر ٹاسک اورینٹیڈ اینڈ فوکسڈ آن ensuring that subordinate do what is required through autocratic direction, control and surveillance. تو یہ ایک انڈیکیٹر بن سکتے ہیں اس حوالے سے، اور اسی کی بنیاد کے اوپر ایک مینیجیریل گریڈ بھی ڈیولپ کیا گیا ہے. اسی طرح آپ لکٹ کا بھی دیکھ سکتے ہیں، اس نے آرگیو کیا تھا امپلائی سینٹرڈ لیڈر were more successful than the job centered leader because job centered leader tended to be overly concerned with achieving efficiency, cost reduction and deadlines rather than with people needs and goal achievement. لیکن ایک بات ہے، دیکھیں اگر اوور ایمفسس بھی ہو جائے گا نا لوگوں کے حوالے سے تو پھر ٹاسک بھی اگنور ہو سکتا ہے. لوگ اپنی اگر دوستیاں نبھا رہے ہوں وہاں تو کام کے حوالے سے ہو سکتا ہے کام کم ہو. تو یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ کام کے اوپر بھی کیا جائے اور لوگوں کی ایبلٹی کو ڈیولپ کیا جائے کہ وہ دو لوگوں سے بھی کام کر سکیں اور ٹاسک بھی ان سے کروا سکیں. تو بہرحال مینیجیریل گریڈ سے مراد بیسکلی مینیجیریل گریڈ آپ کو یہ بتاتا ہے کہ ایک آؤٹ اسٹینڈنگ مینیجر کے پاس اسکل ہوتے ہیں کہ ہاؤ دے کین ڈیل ود دا جاب اینڈ ہاؤ دے کین ڈیل ود دا پیپل. تو لیکن بہرحال آپ یہ بھی دیکھیں کہ ہم لوگ انسان جو ہیں
بہت سارے اپنے جذبات کو بھی فیس ماسک کر لیتے ہیں، ایکچولی وہ جو جو کر رہے ہوتے ہیں اور اندر ان کے جو جذبات ہیں، ان کے احساسات ہیں، اور کبھی کبھار سچویشن کے اندر مجبور ہو کر بھی لوگ بہت سارے کام کر لیتے ہیں فیس ٹو فیس کانٹیکٹ کے اندر آ کر. تو یہ بھی بات مد نظر رکھنے والی ہے. ان چیزوں کو بیہیویئرل تھیوری نہیں دیکھتی. بیہیویئرل تھیوری صرف وہ دیکھتی کہ جو کہ انسان کر رہا ہے. ہم ان تھیوریز کو مکمل طور پہ ڈسکاؤنٹ تو نہیں کر سکتے. ظاہری سی بات ہے کچھ معاملات کے اندر یہ تھیوریز ہمیں ہیلپ کرتی ہیں، کنسرن فار پیپل، کنسرن فار پروڈکشن کے حوالے سے، سچویشن کے حوالے سے. لیکن ایک چیز جن کے اندر اس کے اندر نہیں دیکھی گئی، اور وہ ہے سچویشن. کہ کچھ لیڈرشپ جو ہے وہ سچویشن پہ ڈپینڈ کر رہی ہوتی ہے کہ سچویشن آپ کی کیا ہے. اور مثلاً اگر ہم ایسے لیڈر جن کو آپ مثلاً کیا آپ ہٹلر کو لیڈر مانتے ہیں، اسامہ بن لادن کو لیڈر مانتے ہیں، مسولینی کو لیڈر مانتے ہیں، یا پھر ان کو کیا کہتے ہیں؟ کچھ لوگ ان کو لیڈر مانتے ہیں، کچھ لوگ نہیں مانتے لیڈر. کچھ لوگ ان کو کہتے ہیں کہ جناب یہ ایول ہیں، کچھ لوگ ان کو کہتے ہیں نہیں جی یہ تو بڑے اچھے ہیں. تو ایسا کیوں ہے؟ ایسا کیوں فرق ہے لوگوں کے حوالے سے؟ اگر لیڈرشپ کے ٹریٹس ایک ہیں، اگر بیہیویئر ایک ہے، تو پھر تو لوگوں کو لیڈر ماننا چاہیے. اب اس کو سمجھنے کے لیے کچھ اور لیڈرشپ کی تھیوریز کو ہم سمجھتے ہیں، ان کو دیکھتے ہیں. اچھا، جس کانٹیجنسی تھیوری کو بہت ڈسکس کیا گیا ہے اور پڑھا بھی گیا ہے، وہ رابرٹ ہاؤس کی پاتھ گول تھیوری آف لیڈرشپ ہے. According to House, effective leader motivate employees by helping them understand that their needs and expectation can be fulfilled through the performance of their jobs. ٹھیک ہے جی. اگر ان کو اس بات کا پتہ چل جائے کہ ان کی نیڈ اور ایکسپیکٹیشن فلفل ہو سکتی ہیں اگر وہ اپنی جاب پرفارم کریں، تو جتنا امپلائی بہتر پرفارم کرے گا اتنی اس کی نیڈ کی فلفلمنٹ ہوگی. تو پاتھ گول تھیوری ایمفسائز کرتی ہے کہ امپلائیز جو ہیں وہ اپنے کام کے حوالے سے کمیٹڈ رہیں، اور اس کے نتیجے میں ان کی سائیکلوجیکل نیڈ جو ہیں وہ، اور ان کی جو ایکچوئل نیڈز ہیں وہ ایڈریس ہوں گی. اور اس کے حوالے سے لیڈرشپ کے 4 سٹائلز کو آئیڈینٹیفائی کیا ہے، جو کہ نمبر آف بالکل بہت سارے کانٹیجنسی فیکٹر کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. اس ٹیبل کے اندر 4 لیڈرشپ سٹائل تو بتائے گئے ہیں، اور ساتھ 2 سٹائل اور ہیں جو کہ آتھرز نے ایڈ بھی کر دی ہیں. پہلا سٹائل ہے ڈائریکٹو. ڈائریکٹو لیڈر کیا کرتا ہے؟ گول کلیریفائی کرتا ہے، کیا کرنا چاہیے، کیا اچیومنٹ ہوں گی، کیا آؤٹ کم ہوگا. اور دے یوز ریوارڈ، ڈسپلن اینڈ پنشمنٹ اینڈ آر موسٹلی ٹاسک اورینٹیڈ. پھر سپورٹیو لیڈر ہیں. سپورٹیو لیڈر شو کنسرن فار دا نیڈس اسپیشلی سائیکولوجیکل اینڈ دی ایسپریشن آف دا پیپل ایٹ ورک. دے پرووائڈ سپورٹیو اینڈ انجوائبل ورکنگ انوائرمنٹ. تو یہ کنسرن فار پیپل ان کا زیادہ ہے سپورٹیو لیڈر کے حوالے سے. پھر ہے پارٹیسپیٹیو لیڈر. They actively seeks and encourages the input and the involvement of staff in decision making and other work related issues. باقی لوگوں کو پارٹیسپیٹ کروانا ڈیسیجن میکنگ کے دوران، تاکہ وہ ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کریں ڈیسیجن میکنگ کے حوالے سے اور جتنے ورک ریلیٹڈ ایشوز ہیں. اچھا، پھر پارٹیسپیٹیو کے بعد اچیومنٹ اورینٹیڈ. اچیومنٹ اورینٹیڈ لیڈر جو ہے ایز اے نیمس، جس میں آپ کو نیم سے بھی پتہ چل رہا ہے کہ ایسے لوگ ہیں کہ بڑی ہائی کمٹمنٹ ہے کہ وہ پرسنل لیول کے اوپر، آرگنائزیشن لیول کے اوپر اچیومنٹ کریں. اور اس قسم کا لیڈر جو ہوگا وہ اس بات پہ بلیو کرے گا کہ ورک جو ہے چیلنجنگ ہونا چاہیے، ورک جو ہے لوگوں کے لیے چیلنجنگ ہو تاکہ وہ ہائی جو ہیں اچیومنٹس کریں، رسپانسبلٹیز لیں ان گولز کے حوالے سے. پھر ہے نیٹ ورکنگ ٹائپ. نیٹ ورکنگ لیڈر نوز ہاؤ ٹو پلے دا پولیٹیکل پاور گیمز ٹو ایکوائر ریسورسز ٹو اچیو گولز اینڈ ٹو کریٹ اینڈ مینٹین پازیٹیو ریلیشن شپ. نیٹ ورکنگ لیڈر نیٹ ورک مینٹین کرے گا. اب یہ والی جو اوریجنل ہاؤس کی سٹائل ہیں لیڈر کے اس میں نہیں ہے، یہ رائٹرز نے ایڈ کیے ہیں نیٹ ورکنگ کے حوالے سے اور ویلیو بیسڈ لیڈر کے حوالے سے. اور یہ ایک امپورٹنٹ ان کو لگا کہ امپورٹنٹ ایڈیشن ہے ہاؤس کی تھیوری کے حوالے سے. ویلیو بیسڈ لیڈر از اسکلڈ ان کریٹنگ، شیئرنگ اینڈ انسپائرنگ ویژن اینڈ انشورنگ that the organization and its people are guided by that vision and the values related to that vision. اب جو بھی ویلیوز ہیں جن کو وہ لیڈر لیو کرتا ہے ان کو وہ دیکھتا ہے، کرتا ہے، اور اس کے حوالے سے ان کو امپلیمنٹ کرتا ہے. تو افیکٹو لیڈر جو ہوگا وہ اکارڈنگ اپنے اسٹائل کو اڈیپٹ کرے گا اکارڈنگ ٹو سچویشن، اور وہ ہو سکتا ہے ایک سے زیادہ اسٹائل جو ہے وہ یوز کریں اکارڈنگ ٹو دیٹ سچویشن. اور لیکن کسی بھی لیڈر کی افیکٹونیس الٹیمیٹلی ڈیپینڈ کرے گی 2 براڈ سیٹ آف کانٹیجنسیز کے حوالے سے. کانٹیجنسیز کا مطلب ہے یعنی جن سچویشن کے اوپر وہ ڈیپینڈ کرتا ہے.
द फर्स्ट इज द कंसर्न्स एम्प्लॉइज रेलेवेंट कॉन्टीजेंसीज, जैसा मतलब एम्प्लॉय रेलेवेंट कॉन्टीजेंसीज क्या होंगी, जिस तरह एम्प्लॉय की अपनी कॉम्पिटेंसीज क्या हैं, उसके अपने स्किल्स क्या हैं, उसके अपने नॉलेज क्या है, उसका अपना एक्सपीरियंस क्या है, उनकी पर्सनैलिटी कैसी है, उनका लोकस ऑफ कंट्रोल क्या है, इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल है, इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल है। और सेकंड कंसर्न जो है वो एनवायरनमेंट रेलेवेंट कॉन्टीजेंसी, सच एज द नेचर ऑफ टीम्स एंड द स्ट्रक्चर ऑफ द नेचर ऑफ द टास्क, जस्ट टू नेम अ फ्यू। ये आप देख लें कि कुछ एनवायरमेंटल रेलेवेंट कॉन्टीजेंसीज होंगी और कुछ जो होंगी वो पर्सन रिलेटेड, एम्प्लॉय रिलेटेड कॉन्टीजेंसीज होंगी। तो इनके ऊपर डिपेंड करेगी लीडरशिप की इफेक्टिवनेस। ओके जी, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सिचुएशनल लीडरशिप मॉडल developed by Hersey, and this leadership model actually emphasize the subordinate readiness and willingness to be led by other। अब इसके अंदर बुनियादी जो कॉन्सेप्ट है कि लीडरशिप का स्टाइल डिपेंड करता है सबॉर्डिनेट के कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर। अब जिस तरह 4 लीडरशिप स्टाइल हैं जिसको हम कहते हैं डेलीगेटिंग, पार्टिसिपेटिंग, सेलिंग और टेलिंग। और अगर आप सबॉर्डिनेट स्टाइल के साथ इसको मैच करें तो एक है S1, S2, S3, S4। तो आप जिस तरह का सबॉर्डिनेट होगा उसके साथ वैसा ही लीडरशिप स्टाइल जो है वो अडॉप्ट किया जाएगा। इसमें एक जो कॉन्सेप्ट है जिसको रेडीनेस का वर्ड यूज़ किया हेर्से ने, और रेडीनेस के अंदर उसने 2 बातें बताई। एक है विलिंगनेस, विलिंगनेस जो है मोटिवेशन ऑफ द सबॉर्डिनेट, और दूसरा है एबिलिटी। एबिलिटी से आप ले सकते हैं उसकी सलाहियत, यानी कि वो क्या काम कर सकता है। तो उसने इसकी बुनियाद के ऊपर 4 टाइप्स के अंदर रेडीनेस को डिवाइड किया। पहला है विलिंगनेस एंड एबल, यानी ऐसा एम्प्लॉय जो कि मोटिवेटेड भी है और काबिल भी है, सलाहियत भी है उस काम करने के हवाले से। दूसरा है अनविलिंग, यानी मोटिवेटेड नहीं है लेकिन काबिल है, सलाहियत है लेकिन काम करना नहीं चाहता। तीसरा है विलिंग, मोटिवेटेड, काम भी करना चाहता है लेकिन उसके अंदर उस तरह की सलाहियत नहीं है तो जिस काम करने के हवाले से जो इस तरह की कॉम्पिटेंसीज की रिक्वायरमेंट है। और जो चौथा है जो कि अनविलिंग एंड अनएबल, यानी कि जो ना ही मोटिवेटेड है और ना ही वो सलाहियत रखता है उस काम करने के हवाले से। अब जैसा वो होगा ना, आप कहते हैं कि जैसा सबॉर्डिनेट होगा उसके साथ वैसा ही लीडरशिप स्टाइल जो है वो अडॉप्ट करेंगे। अब अगर आप इस मॉडल पर आप देखें तो जो कि पहला स्टाइल है जिसको S1 कहते हैं, S1 के साथ जो स्टाइल है वो होगा टेलिंग, यानी कि उसको वो करना चाहता है तो आप उसको गाइड करेंगे और डायरेक्ट करेंगे। अब जैसे जैसे उस काम को करने को शुरू करेगा तो उसको काम का समझ में आना शुरू हो जाएगी। तो फिर आप S2 की तरफ जाएंगे जो कि हाई टास्क एंड हाई रिलेशनशिप है। आप उसको एक्सप्लेन करेंगे, सेलिंग करेंगे कि ये काम क्यों इम्पोर्टेंट है, उसको परसुएड करेंगे। फिर तीसरे लेवल पे आ जाते हैं जहां हम कहेंगे हाई रिलेशनशिप है बट लो टास्क ओरिएंटेशन है। अब आप उनको इनकरेज करेंगे कि वो डिसीजन मेकिंग में भी पार्टिसिपेट करें, उस काम को भी सॉल्व करें, प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ आएँ। और चौथा जो होगा वो होगा डेलीगेटिंग। डेलीगेटिंग में क्योंकि उनका लो रिलेशनशिप एंड लो टास्क ओरिएंटेशन होगी लीडर की, इस सेंस में पर्सन जो है वो हाईली एबल है और विलिंग है, काम करने के हवाले से कॉन्फिडेंट है और वो काम करना चाहता है। आप उसको काम को डेलीगेट करेंगे और वो उस काम को परफॉर्म करेंगे। तो फॉलो रेडीनेस आप देख सकते हैं कि पहला जो है वो थोड़ा सा इनसिक्योर है, आहिस्ता फिर थोड़ा कॉन्फिडेंट हो जाता है, फिर थोड़ा सा इनसिक्योरिटी इस सेंस में है कि वो जो है पर्सन जो है वो टास्क लो टास्क हो जाता है, लेकिन बात यह है कि उसकी काम करने की मोटिवेशन हाई है। तो आप जैसा सबॉर्डिनेट होगा उसके हवाले से वैसा लीडरशिप स्टाइल जो है आप अडॉप्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी। अच्छा, अब हम कुछ और रिलेटिवली जो रीसेंट अप्रोचेज हैं लीडरशिप के हवाले से उनके हवाले से भी बात कर लेते हैं और उन लीडरशिप थ्योरीज को डिस्कस कर लेते हैं। और अभी तक हमने ट्रेड, बिहेवियरल और कॉन्टीजेंसी स्कूल ऑफ थॉट्स को देखा। अब हम देखते हैं कि और कौन सी लीडरशिप की थ्योरीज जो हैं वो इम्पोर्टेंट हैं। इसमें ट्रांजैक्शनल थ्योरीज ऑफ लीडरशिप है, ट्रांसफॉर्मेशनल थ्योरी ऑफ लीडरशिप है एंड करिश्मेटिक लीडरशिप थ्योरीज है। तो इसके हवाले से हम बात कर लेते हैं।
अभी जो पहली लीडरशिप की थ्योरी आपके सामने, ट्रांजैक्शनल थ्योरी ऑफ लीडरशिप। ट्रांजैक्शनल लीडर, जैसे कि नाम से आपको पता चल रहा है, ट्रांजैक्शन, दिस इज द ट्रांजैक्शन बिटवीन द लीडर एंड द फॉलोअर। अच्छा, इसमें जो ट्रांजैक्शन है इसका बुनियाद ये है कि आपको लीडर जो है वो कुछ क्रिटिकल मैनेजमेंट फंक्शन सच एज रोल क्लैरिफिकेशन एंड टास्क रिक्वायरमेंट, और उसके नतीजे में आपको कहेगा अगर आप ये काम करेंगे तो उसके नतीजे में आपको रिवॉर्ड्स मिलेंगे, अगर आप नहीं करेंगे तो उसकी पनिशमेंट्स होंगी। ये बेसिक ट्रांजैक्शन होती है एक लीडर के हवाले से। वो ट्रांजैक्शन लीडर जो होते हैं वो पॉलिसीज, ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज, वैल्यूज और विजन को फॉलो करते हैं, और दे आर स्ट्रॉन्ग ऑन प्लानिंग, बजटिंग एंड मीटिंग स्केड्यूल्स, और दे आर लेस पीपल फोकस्ड एंड मोर टास्क ओरिएंटेड। ज़्यादा उनकी ओरिएंटेशन जो होती है वो टास्क की तरफ होती है। अब अगर हम करिस्मेटिक लीडर्स के हवाले से बात करें तो करिस्मेटिक लीडर्स एक बेसिकली तब्दीली के लिए मोटिवेट करते हैं, और लेकिन ये वॉलेटाइल और इनकंसिस्टेंट भी हो सकता है अपने विजन इनको ब्लाइंड कर दे। जिस तरह एडोल्फ हिटलर को आप देख लें, या फिर और भी इस तरह के लीडर हैं जो कि अपनी ज़ात के हवाले से उन चीज़ों को हासिल करना चाहें। हालांकि लोग उनको करिस्मेटिक कंसिडर करते हैं, लेकिन उनका कैरिज्मा जो है वो अपनी ज़ात के गोल्स को अचीव करने के लिए वो यूज़ करें इसके हवाले से। तो charismatic leader have a motivating effect upon leaders and are able to create grand vision about an idealized future। एक बेहतरीन मुस्तकबिल, एक खुशगवार मुस्तकबिल की तस्वीर वो लोगों को दिखाते हैं कि जनाब इस तरह का हो जाएगा, आपका इस तरह का माहौल बन जाएगा, आपका मुल्क जो है इस तरह का हो जाएगा, और लोग उनके आइडियलाइज पिक्चर से जो है वो मुतासर हो जाते हैं। उनकी पर्सनैलिटी का कैरिस्मा भी होता है एक इंसान का, और उस कैरिज्मा के अंदर उसका विजन होता है, एंड दे आर एबल टू यूनिफाई पीपल टूवर्ड दैट विजन एंड फॉस्टर कंडीशंस ऑफ हाई ट्रस्ट। और जो लोग उनको फॉलो करते हैं वो उनके ऊपर बड़ा ट्रस्ट करते हैं, उनके विजन को बड़ा बिलीव करते हैं, एंड दे आर अनलाइकली टू फॉलो थ्रू एंड कैन एग्जिबिट कल्ट लाइक बिहेवियर। और इनके अंदर कभी कभार ऐसा भी होता है कि ये अपने विजन के लिए जिस तरह की कंसिस्टेंसी और परसिस्टेंस की ज़रूरत होती है वो नहीं कर पाते, जिसकी वजह से एक लीडरशिप जो है ये स्टाइल एक कल्ट लीडरशिप के अंदर डेवलप हो जाता है। एक स्मॉल कल्ट है जो कि उस चीज़ को फॉलो कर रहा है, और तो उस बुनियाद के ऊपर जो है वो उनका कैरिज्मा जो है एक लेवल तक लोगों को एनर्जाइज करता है, और लेकिन फिर अगर वो उस लेवल से आगे ना जा सकें तो लीडरशिप जो है वो बहुत ज़्यादा लोगों को फिर अट्रैक्ट नहीं कर पाती। ओके जी, लेट्स टॉक अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन लीडर। ट्रांसफॉर्मेशन लीडर इंस्पायर चेंज and innovation. They deal mainly with abstract and intangible concepts like vision and change and transformation. The difference between the transformational and transactional leader is that the transformational leader is not only about vision, but it basically consistently work for the realization of that vision. And one drawback, I mean, I can't say the drawback, but another side of the transformation leadership is that it is not always in the organization about the change. Sometimes organizations are not going into that change processes. So in that process, they do not require the transformation leaders. That could be the other side of the transformation leader, but they have the idealized vision, and there are different components of the transformation leader. So these are the some basic like transformational leader. When we talk about if we talk about some recent theories like Bass and Evolio, who have developed the idea that leader can both be transformational and transactional leaders, and they consider that the leadership is a full range model. Full range leadership includes transformational transactional component as well as passive avoidant leadership characteristics, or non-leadership position to be more precise. According to Bass and Evolio, the ideal leader will be high on both transformational and transactional components and low on the passive avoidant ones. And the next most favorable outcome is to be a high transformation leader followed by high transactional leader, and the least attractive outcome would be a low on transactional and transformational
एंड हाई ऑन पैसिव अवॉइडेंट बिहेवियर। तो अब इन मैं आपको मुख्तलिफ किस्म के जो ये बिहेवियर हैं इसके हवाले से बात कर लेते हैं। और अगर आप टेबल 4 पॉइंट आप देखें 4.2 इसमें है एडिशन 5 में। लेकिन अगर आप इन कैरेक्टरिस्टिक्स को देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, आइडियलाइज इन्फ्लुएंस, एट्रीब्यूट कि लोग जो हैं उसको ट्रांसफॉर्मेशनल समझें, ऑप्टिमिस्टिक समझें, ओपन समझें, एनर्जेटिक समझें, ये एट्रीब्यूट्स के अंदर है। फिर आइडियलाइज इन्फ्लुएंस बिहेवियर, रिस्क टेकिंग, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, लीडिंग बाय एग्जांपल विद पर्पस, इंटेग्रिटी एंड कंसिस्टेंट विद वैल्यूज, इंस्पिरेशनल मोटिवेशन, इन्विजन चेंज, हाईली सिंबॉलिक। अच्छा, इंस्पिरेशनल मोटिवेशन से मुराद ये है कि उसका एक क्लियर स्ट्रेटेजिक विजन हो, मिशन हो, और फिर उसके इर्द गिर्द जो है वो अपने लोगों को आर्टिकुलेट करे उस विजन को और मिशन को मुख्तलिफ सिम्बल्स के ज़रिए से और होप के ज़रिए से, डिज़ायर के ज़रिए से वो इंस्पायर करे उस मोटिवेशन को अपने फॉलोअर्स में। फिर इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन, encourages innovative thinking, encourages people to the question what they know and think, especially their reliance on outdated or overused methods and processes. वो जो पुराना उनका तर्ज सोच है और जो उनकी पुरानी तर्ज ज़िंदगी है उसको चैलेंज किया जाए और एक आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग की जाए जिससे वो अपने उस पुरानी तर्ज ज़िंदगी को छोड़कर एक नए विजन की तरफ आए। Then individualized consideration, they are supportive, sensitive to the member concern, high EQ, mentors and develop others even to the determinant of self. हाई आईक्यू है और लोगों की बात को समझना, उनकी ज़रूरत को समझना, उनको डेवलप करना, उनको मेंटोर करना, ये ट्रांसफॉर्मेशन के 4 आईज कहलाते हैं। तो 4 आईज के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप, आइडियलाइज इन्फ्लुएंस, इंस्पिरेशनल मोटिवेशन, इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन एंड इंडिविजुअलाइज कंसिडरेशन। फिर है जी ट्रांजैक्शनल लीडरशिप। ट्रांजैक्शनल लीडरशिप के दो कंपोनेंट हैं, एक कॉन्टीजेंट रिवॉर्ड है और एक मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन है। अच्छा, कॉन्टीजेंट रिवॉर्ड जो है वो रिकॉग्नाइज द कंट्रीब्यूशन ऑफ द अदर, इज एबल टू रिवॉर्ड एंड मोटिवेट बाय लिंकिंग इनटू स्पेशली इंट्रिंसिक बट आल्सो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। और बुनियादी तौर पे कॉन्टीजेंट रिवॉर्ड जो है वो इंटरनल यानी इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड दोनों को देखता है और इन एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक रिवॉर्ड को टास्क के साथ जो है वो एसोसिएट भी करता है। इसमें आप पाथ गोल थ्योरी की जो आपसे डिस्कस की, मोटिवेशन में भी डिस्कस होगी, पाथ गोल थ्योरी ऑफ लीडरशिप भी है कि किस तरीके के साथ पाथ को लिंक किया जाता है और अपने ऑर्गेनाइजेशनल टास्क को, जॉब टास्क को कैसे लिंक किया जाता है इंसान के, जो इंसान उसके लिए काम कर रहा है उसके रिवॉर्ड के साथ। देन मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, जिसको एक्टिव कहते हैं, मॉनिटर परफॉर्मेंस, सॉल्व प्रॉब्लम एज दे अराइज टू मेंटेन परफॉर्मेंस। अच्छा, परफॉर्मेंस को मॉनिटर किया जाए, प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए ताकि परफॉर्मेंस लेवल जो है मेंटेन किया जा सके। जो कुछ पैसिव और अवॉइडेंट बिहेवियर्स हैं उनमें एक है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, पैसिव। अच्छा, ये ट्रांजैक्शन लीडर है लेकिन ये परफॉर्मेंस को मॉनिटर नहीं कर रहा, लेकिन उस वक्त रिएक्ट कर रहा है जब कभी परफॉर्मेंस जो है या कहीं कुछ सीरियस प्रॉब्लम आ जाए। तो ये थोड़ी रिएक्टिव अप्रोच है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन की। और दूसरा है लेस फेयर लीडरशिप, intend to let things pan out and sort themselves out. It really refers to non-leadership and the abduction of the responsibility and avoid decision and defers judgment to others or to later time in expectation that the problem will go away. यानी आप लीडर का एक्चुअल रोल ना परफॉर्म करें बल्कि आप ये समझें कि प्रॉब्लम या तो खुद ही चला जाएगा या फिर लोग जो हैं उस प्रॉब्लम को जो है वो खुद ही सॉल्व कर लेंगे। तो इस तरह का जो लीडरशिप का स्टाइल होगा उसको हम लेसेस फेयर कहेंगे। कुछ सिचुएशन में हो सकता है ये एक हो कहीं जगह पे सूटेबल। अब कुछ न्यू पर्सपेक्टिव्स जो हैं हम लीडरशिप के हवाले से डिस्कस कर लेते हैं। उन न्यूअर पर्सपेक्टिव में एक लीडरशिप के हवाले से और ये लीडरशिप की थ्योरी के हवाले से डिस्कशन होती रही है, क्या लीडरशिप एक टर्म है या वाकयातन ये प्रोसेस है जो कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एग्जिस्ट करता है? क्या हम लीडर्स को मुख्तलिफ प्रोसेस से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं या लीडर को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं? तो पोस्ट मॉडर्निस्ट जो हैं वो लीडरशिप की जो टर्मिनोलॉजी है उसके हवाले से बात करते हैं एंड दे पेंट अ पिक्चर ऑफ द लीडर एज अ
सर्वेंट। तो अब हम इस टर्मिनोलॉजी को ज़्यादा और क्लोजर देखते हैं और जो कॉन्टिजेंसी व्यूज ऑफ लीडरशिप सब्स्टिट्यूट्स हैं और उन न्यूट्रलाइजर्स को भी डिस्कस करते हैं। बहरहाल इन कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने से पहले, लीडरशिप एज अ कॉन्सेप्ट has come under constant bombardment with statements such as leadership is dead, even from the contingency theory. लेकिन एक बात आपको ये ध्यान में याद रखनी, जितनी भी अप्रोचेस हमने डिस्कस किए हैं, ये इस बात को देखती हैं कि लीडर जो हैं वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उन एनवायरनमेंट के अंदर ऑपरेट करते हुए अफेक्ट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन को, प्रोसेस को। इसलिए हम सिर्फ यही कहते हैं कि सिर्फ लीडर्स के ऊपर सिचुएशन जो है वो सिर्फ लीडर के ऊपर एक्ट करती है, लीडर सिचुएशन के ऊपर नहीं कहते, तो ये एक इनकम्प्लीट सी बात होगी। अच्छा, अब मैं सब्स्टिट्यूट्स टू लीडरशिप के हवाले से बात करता हूँ, फिर आपसे बात करता हूँ न्यूट्रलाइजर के हवाले से। अच्छा, मसलन आपसे अगर एग्जांपल बात की जाए, सेल्फ मैनेज वर्क टीम्स जो होती हैं। अच्छा, सेल्फ मैनेजमेंट वर्क टीम जो होती हैं, जिनके पास फुल ऑटोनॉमी होती है, कंट्रोल होता है अपने काम के हवाले से, और उनके तमाम मेंबरान जो हैं डिसीजन मेकिंग के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, गोल सेटिंग के अंदर, परफॉर्मेंस मेजरमेंट के अंदर, यानी अपनी वेजेस को भी सेट करने के अंदर उनको ऑटोनॉमी दी जाती है, उनके ऊपर एक लेवल ऑफ ट्रस्ट मेंटेन किया जाता है। अब लीडर जो है, चाहे वो ट्रांजैक्शनल हो, ट्रांसफॉर्मेशनल हो, इसके अंदर उसकी उस लेवल के ऊपर रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है, क्योंकि टीम के प्रोसेसेस ने उस लीडरशिप के रोल को जो है वो उसकी ज़रूरत जो है वहाँ उस तरीके की नहीं है। तो अब क्या ऐसे मौके के ऊपर हमें लीडरशिप की ज़रूरत पड़ेगी, और क्या हम लीडरशिप के हवाले से उसमें हम कोई होनी चाहिए, अभी डिपेंड करेगा टास्क के ऊपर भी। लेकिन अगर सेल्फ मैनेज वर्क टीम है तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा मौके के ऊपर लीडर जो है, लीडरशिप का जो प्रोसेस है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है, यानी टीम का प्रोसेस इतना स्ट्रांग है कि लीडर की ज़रूरत नहीं रहती। अब अगर आप प्री मॉडर्निज्म से पोस्ट मॉडर्निज्म की बात करें, अच्छा, पोस्ट मॉडर्निज्म जो कि ऑर्गेनाइजेशन पे अप्लाई की जाती है, उस पर कई क्रिटिक्स भी हैं, और बहरहाल मैं उनकी डिटेल में नहीं जाऊंगा। अगर आप पोस्ट मॉडर्निज्म की बात करें तो इट हैज़ रूट्स इन फ्रेंच फिलोसफी एंड इन आर्किटेक्चर। लेकिन अगर अमेरिकन कल्चरल थ्योरिस्ट को देखा जाए, फ्रेड फैडलर को एंड सुजैन को, और जिन्होंने पोस्ट मॉडर्न व्यूज़ को आर्ट के अंदर, कल्चरल स्टडीज़ के अंदर, हिस्ट्री, फिलोसफी, सोशोलॉजी, साइकोलॉजी और अब ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी के अंदर भी लेकर आए इन आइडियाज़ को। बुनियादी तौर पे जो व्यू था कि जो भी आप देख रहे हैं अपने सामने, ट्रू और फॉल्स, सच और झूठ, ये बुनियादी तौर पे रिजल्ट है उन पावर रिलेशंस का, उन डोमिनेंट डिस्कोर्स का, जो कि उस ट्रूथ और रियलिटी को प्रेजेंट करते हैं। यानी कि जो कि पावरफुल लोग हैं, यानी पावरफुल से मुराद, लोग से मुराद सिस्टम है, वो एक डिस्कोर्स क्रिएट करते हैं रिगार्डिंग दोज थिंग्स। अच्छा, इसमें हवाले से जिस तरह अगर आप बिजनेस के परस्पेक्टिव से देखा जाए तो कहा जाता है कि प्रॉफिट इज मोर इम्पोर्टेंट देन एनवायरनमेंट, और इसी की रिफ्लेक्शन जो है पॉलिसीज में, प्रैक्टिसेस में, मीडिया में इसको प्रोपोगेट किया जाता है। तो ये अकॉर्डिंग टू द ये पोस्ट मॉडर्निज्म जो है इन थ्योरीज को देखता है पावर के परस्पेक्टिव से, और बहरहाल पोस्ट मॉडर्निटी थोड़ा सा, अगर हम और डीपर के अंदर देखें तो पोस्ट मॉडर्निज्म के कॉन्सेप्ट थोड़ा डिफरेंट है। पोस्ट मॉडर्निज्म का जो आइडिया है कि रियलिटी जो है वो कैसे कंस्ट्रक्ट की जाती है, और एक मल्टीपल रियलिटीज हैं, जो जिसको हम नॉलेज कहते हैं, जिसको हम रियलिटी कहते हैं, जिसको हम ट्रुथ कहते हैं। तो ये मल्टीपल रियलिटीज हैं, मल्टीपल ट्रुथ्स हैं चीज़ों के हवाले से। और जो क्रिटिकल आइडिया है पोस्ट मॉडर्निटी के हवाले से, कि idea of capitalism has spread into every area of society and into every part of the globe, such as the media, education, health, sport, art, science, almost everywhere. So, in this sense, there is a pre-capitalist, pre-modernity, which is before the industrial revolution, capitalist, modernity that come through industrialization और फिर global production की growth हुई, और हाइपर कैपिटलिस्ट जिसको हम कहते हैं पोस्ट मॉडर्निटी एरिया। अच्छा, पोस्ट मॉडर्निटी का जो एरिया है
ये इट्स मोर अबाउट कंज्यूमरिज्म। और हाइपर कैपिटलिस्ट एरिया के अंदर, जिसको हम पोस्ट मॉडर्निटी कहते हैं, इवन सेलिंग बुक्स लाइक दिस, इनको बुक्स को सेल करना, कंज्यूमरिज्म को लेकर चलना, और ये जितनी चीज़ें आपको नज़र आती हैं, ये आपको इस एरिया में नज़र आती हैं जिसको हम हाइपर कैपिटलिस्ट कहते हैं। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ पोस्ट मॉडर्निटी और पोस्ट मॉडर्निज्म, ये दोनों आइडियाज़ जो हैं वो थोड़े मुख्तलिफ हैं। बहरहाल पोस्ट मॉडर्निज्म के हवाले से अगर हम देखें तो इट बेसिकली इस बात की अंडरस्टैंडिंग कि हमारे नज़दीक लीडरशिप है क्या और लीडर्स हैं क्या, इसको वो थोड़ी सी इन बाउंड्रीज को थोड़ा ब्लर करता है। इट बेसिकली blur the boundaries that how we understand and make sense of the leadership. That the leaders are the servants of the types of the leadership that other recognize as a leader in discourse. मतलब ये है कि हम उनको लीडर मानते हैं जो कि डिस्कोर्स के अंदर लीडर हैं। मसलन अगर हम इसके हवाले से डिस्कस करें, जैसे सर्वेंट थ्योरी ऑफ लीडरशिप है कि लीडर बिकम सर्वेंट टू द क्वालिटी दैट पीपल कैरेक्टराइज एज अ लीडरशिप, दे आर देयरफॉर टॉक्ड इनटू लीडरशिप। मसलन लोग जो हैं, मतलब लीडर जो हैं, उन क्वालिटीज को एग्जिबिट करते हैं जिनको लोग लीडर क्वालिटीज समझते हैं। जिस तरह उन्होंने बताया, अगर देखें, एस इज फॉर सर्वेंट, द लीडर इज सर्वेंट टू द नेटवर्क, लीडर सर्व पीपल एंड द पीपल इन टर्न सर्व कस्टमर। और फॉर अ लॉन्ग टाइम इन द पास्ट लीडरशिप वाज अबाउट डिफरेंशिएटिंग वन सेल्फ so that the leader would be different from the follower. In a postmodern perspective on leadership, leaders seek to rid the world of such differentiation. Leader articulates the servant conception of what the leader should be, और जिस तरह कोई लीडर होते हैं वो लोगों के साथ मिलकर काम कर रहे होते हैं, उन जैसा वो लिबास पहनकर आ जाते हैं उसी दिन। अब ये सारी बातें जो हैं वो उस ये शो करना कि जैसे हम नेटवर्क के साथ हैं, ताकि वो नेटवर्क जो है फिर वो कंज्यूमर को बेहतर तौर से सर्व कर सके। ई इज़ फॉर एम्पावर, लीडर जो है वो एम्पावर करता है पार्टिसिपेशन को, एंड बेसिकली encourages the idea of social and economic democracy. R is for recounter of stories. The leader tells stories about the organization history, heroes and future. अच्छा, अब आपको ये भी पता चलेगा कि टेबल जो 4.3 है उसके ऊपर किस तरीके के साथ प्री मॉडर्न लीडर, लीडर एज मास्टर, एंड मॉडर्न लीडर जो है लीडर एज पेनॉप्टिक। पेनॉप्टिक लीडर जो होते हैं वो नज़र रखते हैं लोगों के ऊपर, जिस तरह की कई मूवीज, कई वो शोज नहीं आते, जिस तरह बिग ब्रदर और इस टाइप के शोज, ये पेनॉप्टिक विजन होता है कि दैट समवन इज वाचिंग। एंड पोस्ट मॉडर्न लीडर, लीडर एज सर्वेंट, सर्वेंट द लीडर इज द सर्वेंट टू द नेटवर्क एंड लीडर सर्व पीपल हु इन टर्न सर्व कस्टमर्स। तो आज के सेशन में हम इन्हीं चीज़ों को डिस्कस करेंगे, लीडरशिप की थ्योरीज को। और जो नेक्स्ट वीडियो होगी इंशाल्लाह उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे लीडर एज अ कोच एंड लीडर एज अ मोटिवेटर। ठीक है, अब कुछ बातें मैं न्यूट्रलाइजर के हवाले से आपसे डिस्कस कर लूँ जो कि पोस्ट मॉडर्न लीडरशिप के अंदर डिस्कस हुई भी हैं। और जब आप लोगों को एम्पावर करते हैं ना, तो असल में आप उनकी जो रिलायंस है और उनकी जो नीड है कि लीडर उनके ऊपर रूल करें, वो कम कर देते हैं। और फॉलोअर जो होते हैं थ्रू एम्पावरमेंट स्टार्ट लुकिंग मोर लाइक अ लीडर। और लीडर और फॉलोअर की जो कि ट्रेडिशनल लीडरशिप की थ्योरी के अंदर डिस्टिंक्शन क्रिएट की जाती है, वो डिस्टिंक्शन जो है वो ब्लर्ड हो जाती है। लीडर फॉलोअर का रोल प्ले कर रहा होता है, फॉलोअर लीडर का भी रोल प्ले करता है कुछ सिचुएशन के हवाले से। तो बहरहाल कुछ ऐसी सिचुएशन होती हैं जिनके अंदर एक कॉन्टीजेंसीज, उन सिचुएशन की वजह से लीडर का जो रोल है वो एक्चुअली न्यूट्रलाइज हो जाता है। एक्चुअली यहाँ लीडर को सब्स्टिट्यूट नहीं की जा रहा, बल्कि उस सिचुएशन में सिचुएशन ऐसी है जिसके अंदर लीडर जो है उसका रोल जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं रहता। और लीडर न्यूट्रलाइजर को लोग समटाइम दे लुक इन नेगेटिव लाइट देन सब्स्टिट्यूट्स। और सब्स्टिट्यूट तो बहरहाल एक एम्पावरमेंट का टूल है, और न्यूट्रलाइजर जो है जिसके ज़रिए से लीडर की उस रोल को जो है वो न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है, ताकि
اس کا جو لیڈر کے جو کہ بینیفٹس ہیں وہ کینسل آؤٹ ہو جائیں. اوکے جی، دیٹس اٹ فار ٹوڈے. اوکے، بائے بائے اینڈ اللہ حافظ. کے حوالے سے اور